वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका के नाम है कंस्ट्रेन्ड मोशन। अब ये कंस्ट्रेन्ड मोशन है क्या? जैसे कि इसके नाम से आपको पता लगता है कोई ना कोई कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? एक बॉडी को अपने आप में चल नहीं सकती, कुछ ना कुछ रुकावट है, किसी वजह से उस बॉडी में कोई रुकावट है। नॉर्मल मोशन उसमें हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, तो उस टाइप की मोशंस का नाम होता है कंस्ट्रेन्ड मोशन। ये पुल्ली में भी होती हैं, ब्लॉक सिस्टम में भी होती हैं। इन पर ज्यादातर ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक अलग से टॉपिक भी लोग मान लेते हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण, मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें आपका बी ऑब्जेक्ट चलेगा तो पुल्ली पी भी चल सकती है। अब यदि पुल्ली पी भी चलेगी तो पुल्ली पी की वजह से ए ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, या उसको रिवर्स मान लीजिए कि ए ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो पुल्ली पी को हिलाएगा, और जब पुल्ली पी को हिलाएगा तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट बी चलेगा। अभी तक हमने जो पुल्ली सिस्टम्स पढ़े उसमें टी माइनस एम जी एम में वही करते थे, और दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता था क्योंकि दोनों अपने अपने फ्री बॉडी डायग्राम में चलते हैं। यहां भी फ्री बॉडी डायग्राम्स बन सकते हैं, वो तो है ही एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का जिसको बार बार यूज किया जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, ए की वजह से बी मूव कर रहा है, और बी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं चल सकता, न ए चल सकता बिना बी को हिलाए, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। इसी का नाम कंस्ट्रेन्ड मोशन। ये अगला देखिए, अब देखिए इसमें फोर्स आपने एक लगाई है बी। अब बी फोर्स क्या करेगी? एफ लगाई फोर्स बी ऑब्जेक्ट पे, तो बी ऑब्जेक्ट पे जो एफ फोर्स है उसकी वजह से कुछ उसमें एक्सेलरेशन आएगा, जो भी आप एफ माइनस जो भी टेंशन इसमें लगी हुई है, जितनी टेंशन है उसका हर एक का टी वैल्यू लेकर के हम निकालेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही बी चलेगा ए को भी चलना पड़ेगा। तो व्हाई इज ए मूविंग? ए इज मूविंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बी। एक इक्वेशन तो एफ माइनस टी वगैरह बन जाएगी, लेकिन एक फिर भी रह जाएगी कि बी कितना चलेगी और ए कितना चलेगा। तो उसमें एक कंस्ट्रेंट रह जाएगा कि बी की वजह से ए चल रहा है, ए की वजह से बी चल रहा है। जो ए और बी में चलने की रेशियो होगी, या मतलब ए की वेलोसिटी या ए की एक्सेलरेशन वर्सेस बी की वेलोसिटी, बी की एक्सेलरेशन, ये जो रिश्ता होगा ये एफ से डायरेक्टली नहीं मिल रहा, क्योंकि एफ इंडिपेंडेंटली ये नहीं कर सकता कि सिर्फ बी को चलाए ए को ना चलाए। तो एफ बी को चलाएगा और बी की वजह से ए चलेगा। इस सिस्टम को देखिए, आपके पास v1 वेलोसिटी से m1 मास चल रहा है, तो जैसे जैसे m1 चलता जाएगा v2 ऊपर जाता जाएगा m2 मास, लेकिन अकेला नहीं है क्योंकि वो एक एंगल पर चल रहा है, तो v2 v1 बराबर नहीं होंगे। बराबर तब होते अगर v1 जो है बिना उस फ्लोर के सीधा वर्टिकल लाइन होती, तो हमारे पास v1 v2 बराबर होते, क्योंकि नॉर्मल ऑटोमोटिव मशीन में होते हैं। एक और केस देखिए, ये देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो वेज को उसने बता दिया फिक्स्ड, ठीक, एंगल थीटा है। अब अगर आप दोनों मासेस को देखिए, एक मास m और 2m है, खैर m और 2m की वजह से t माइनस एम जी वाला वो सिस्टम लगेगा ही लगेगा, लेकिन सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि b अकेला चले और a को ना चलाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी जिस स्ट्रिंग से, जिस रोप से जुड़ा हुआ है, वो रूप ए से जुड़ने वाली पुल्ली के ऊपर है, मतलब वो पुल्ली यहां लगी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये पुल्ली ऊपर चलेगी, और जब ये पुल्ली ऊपर चलेगी तो ए को भी ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, बी और ए को बराबर मात्रा में नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की पुल्ली की लेंथ कांस्टेंट है। यही कंस्ट्रेन है, यही कंस्ट्रेंट है। इसमें दो टेंशन हैं, मान में दो पुल्लियां हैं, इसकी वजह से अलग अलग टेंशन आएगा और अलग अलग वैल्यूज आएंगे। अब आप आगे देखिए, एक और इस सिस्टम को देखिए, यहां पर भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए अपने आप में चले बी को ना हिलाए? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बी ए से जुड़ी हुई रस्सी से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि रस्सी की लेंथ हम कांस्टेंट लिया करते हैं, आपको पता है आइडियल रोप इनएक्सटेंसिबल और मासलेस होती है, तो उसकी वजह से, उसकी इनएक्सटेंसिबल की वजह से रस्सी नहीं खींच सकती है। तो ए वाला जो मास है वो चलेगा तो बी को चलाएगा, या वैसा वर्षा मानिए बी वाला mg की वजह से नीचे जाएगा तो उसकी वजह से टेंशन लगकर ए वाला भी हिलेगा। किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। आइए एक और देखिए, अब यहां पर देखिए आपके पास अलग अलग मासेस हैं। बी और सी मास आपस में तो ठीक है, लेकिन बी और सी के साथ यदि पुल्ली पी हिल जाती है तो ए भी हिलेगा। ऐसा संभव तो है कि ए चुप रहे और बी सी हिले, ए चुप रहे और बी सी हिले, लेकिन ये वो तब पूरा संभव नहीं होता, क्योंकि बी सी जो इस पुल्ली से जुड़ी है वो पुल्ली भी वेरिएबल स्टोर पे है। अगर यहां पर पुल्ली के ये वाले देखिए पी पुल्ली जो हम बना रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर हम बांध देते तो बी की अपनी मूवमेंट, सी की अपनी मूवमेंट चलती, वो आपस में कंस्टेंट है। इनफैक्ट ऑटवुड मशीन कहिए या जो पुल्ली मशीन होता है या ब्लॉक वेज सिस्टम होता है, ये सब कंस्ट्रेंट के ही टुकड़े हैं। लेकिन हम जिसको कंस्ट्रेंट की बात करते हैं वो एक की वजह से दूसरे पर इंपैक्ट करता है। अगर हमारे पास एक ऑटवुड मशीन है तो एक मास दूसरे को इंपैक्ट कर रहा है ना जी, क्योंकि एक नीचे जाएगा तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ऑटवुड मशीन माने सिंपल पुल्ली, सिंपल पुल्ली में एक मास अगर नीचे जाएगा तो दूसरे को आपके सामने ऊपर जाना पड़ेगा। पर ये कंस्ट्रेंट है, लेकिन इस कंस्ट्रेंट के लिए आपको एक का दूसरे से सेम वेलोसिटी होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। हम जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन की बात करें, हम डिफरेंट पुल्ली सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम, जिसमें जो जो मासेस मूव करें उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। अब आप इस पी सिस्टम को देखिए, अब हमारे पास क्या है, पी सिस्टम, ये वाला जो थर्ड वाली पुल्ली में पी नीचे आएगा तो बीसी अपने आप भी नीचे आ रहा है। अब बीसी अपने पुल्ली सिस्टम से भी नीचे आ सकता है, तो सारी वेलोसिटीज जुड़ेगी या घटेंगी, ऊपर नीचे होंगी। तो ये सब हम कंस्ट्रेंट मोशन में स्टडी करते हैं। आइए अब कंस्ट्रेंट मोशन को स्टडी करने के कई तरीके हैं। कोई पॉइंट मेथड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई टेंशन मेथड कह देता है, अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब ये सब मेथड अलग अलग है। मेनली इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपसे मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। पहली चीज हम ये लेते हैं कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के कंपोनेंट सेम होंगे अलोंग अ स्ट्रिंग, क्योंकि जिस भी स्ट्रिंग की हम बात करेंगे उस स्ट्रिंग के अलोंग आपके पास वो सेम रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले। क्यों? क्योंकि पुल्ली की लेंथ नहीं बदल सकती, बस यही लॉजिक है। आगे देखिए, एवरी पॉइंट इज ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसकी वजह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट जो अलोंग द स्ट्रिंग है वो सेम रहेंगे। स्ट्रिंग के आसपास का जो मतलब कंपोनेंट नॉट ऑन द स्ट्रिंग है वो कुछ भी चले। अब दूसरा है कि कीपिंग स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट। अब आपको पता है स्ट्रिंग की लंबाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमने आइडियल पुल्ली में के टाइम पर आइडियल मासलेस स्ट्रिंग ही क्या ली थी कि उसमें इनएक्सटेंसिबल है तो लेंथ कांस्टेंट है। तो उस स्ट्रिंग से बंधे हुए जितने भी मासेस हैं उन सब की एक्सेलरेशन उसी पर डिपेंड करेगी, उससे इस रिश्ते से निकालेंगे। सो उसके डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ले लिया करते हैं, उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला जाता है। ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड हम कौन करते हैं, यूजिंग द वर्क डन वैल्यूज। कि वर्क डन क्या होता है, देखिए जब भी पुल्ली मास सिस्टम लगा हुआ आप एक्स्ट्रा वर्क तो कोई नहीं कर रहे। अगर एक, देखिए सिंपल पुल्ली से समझिए, अगर एक मास नीचे आ रहा है तो दूसरा मास ऊपर जा रहा है ना जी, तो दूसरा मास कितना ऊपर जाए, आप एक्सटर्नल वर्क फोर्स तो कोई नहीं लगा रहे। ग्रेविटेशनल पुल है, वो एक बॉडी को नीचे ला रहा है, एक को ऊपर ले जा रहा है। तो नेट वर्क डन बाय टेंशन एंड द वेलोसिटी, टेंशन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इसको हम लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। आइए, ये जो आपने समझा इसको हम एक पहले क्वेश्चन से समझते हैं, उसके अलावा इसके और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, जिसमें हमने कहा कि पॉइंट्स हमारे पास, अब बी पॉइंट हमारे पास जो, आइए एक एक करके बात करेंगे। हमने ले लिया बी 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। अब अगर बी नीचे जा रहा है, आपको ये बात पक्की पता है कि ए को राइट साइड मुड़ना पड़ेगा, ये तय है, कंस्ट्रेंट ना, कि बी अगर 6 से नीचे गिर रहा है तो ए को राइट, लेकिन ए 6 से गिरेगा कि नहीं, इस पर एक क्वेश्चन है। आइए एक एक मेथड से समझते हैं। पहला मेथड क्या कहता है, अगर बी 1 मीटर नीचे गिरा, माने आपके सामने जो वाई मैंने लेंथ ली है वो वाई 1 मीटर बढ़ी, तो रस्सी की लेंथ कितनी इस्तेमाल हुई, वाई प्लस 1 दो टाइप पे है, क्योंकि वाई प्लस 1 ये राइट साइड के ऊपर भी है और ये लेफ्ट साइड पर भी वाई बढ़े, क्योंकि वाई बढ़ेगा तो इस रस्सी को डबल खींचेगा।
इसका मतलब ये रस्सी अगर बी फॉल्स बाय 1 मीटर रोप कम्स डाउन, लेकिन साथ में ही आप ध्यान दीजिएगा इसके साथ जो हमारे पास होने वाला है 2 मीटर रोप यूज हो जाती है। सो ए इज गोइंग टू कम क्लोजर। समझ रहे हैं आप? तो उसको आप समझ लीजिए। अब अगली चीज देखिए, अगली हमारे पास तीसरी, इसकी वजह से वेलोसिटी हमारी 12 होगी, क्योंकि आपने देखा ए अगर 6 मीटर से गिरता है उसका ट्वाइस ए को, बी अगर 6 से गिरता है उसका ट्वाइस ए को गिरना पड़ेगा, ए को राइट जाना पड़ेगा। वेलोसिटी ए की 12 हो गई सिर्फ कॉन्सेप्ट में, जिसमें हमने मोशन ऑफ द पुली अलोंग दैट सेम ली है, राइट। आइए मेथड नंबर 2, इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द पुली। अब देखिए यहां पर ये जो R1 और R2 रेडियस लिए हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि वो नहीं बदलने वाले। तो R1 के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी हुई है, या R1 के ऊपर जो R1 या R2 के ऊपर जो स्ट्रिंग, ये जैसे 1/4 ऑफ द सर्कल है, ये हाफ ऑफ दी सर्कल है, ये सब बेकार है क्योंकि ये बदलेंगे नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी स्ट्रिंग को हम नापते हैं। हमारी स्ट्रिंग क्या है, देखिए लेंथ 2y है और x है और b है। आप ध्यान दीजिएगा 2y प्लस x प्लस b ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आपको पता है लेंथ नहीं बदल सकता, तो dl बाई dt अगर मैं लेता हूं तो लेंथ का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, y का डेरिवेटिव 2 dy बाई dt, मैं हमेशा t के टर्म्स में लिया करता हूं, x का dx बाई dt, परंतु b क्योंकि कांस्टेंट है b का डेरिवेटिव 0 होगा। क्लियर? अब जो आपने 1 मीटर 2 मीटर से किया वही काम अब देखिएगा, ये देखिए हमने dl बाई dt कर दिया 2 dy बाई dx प्लस dx बाई dt। तो अब यहां पर dl बाई dt तो 0 है, और हमने dy बाई dt को vy लिख लिया और dx बाई dt को vx लिख लिया, और इससे हमारी वैल्यू vx की -12 आ गई। -12 अब यहां समझिए, हमने उसमें सिर्फ 12 बात करी, इसमें माइनस इसके लिए, क्योंकि अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, हमने vy को पॉजिटिव लिया। vy क्या है, y का डिस्प्लेसमेंट, y बढ़ रहा है तो x को घटना पड़ेगा, इसके लिए माइनस फॉर्म में आ गया। क्लियर आ गया? गुड। अब आइए तीसरे मेथड की बात करते हैं, इसमें टेंशन से करते हैं। मैं तीनों मेथड से कुछ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को जो ठीक लगे आप उसको फर्दर फॉलो कीजिए। किसी किसी क्वेश्चन आपको कोई मेथड ठीक लगेगा, किसी में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो सूट करे कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। इसमें हमारा प्रिंसिपल है टेंशन इनटू वेलोसिटी इज 0, क्योंकि यहां वेलोसिटी निकालनी है। अगर एक्सेलरेशन निकालनी होती है टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 0 कर दो, टेंशन इनटू वेलोसिटी 0 कर दो, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, ये सब एक सी बातें हैं। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए अगर मैं ए वाली रस्सी में टेंशन टी बोलता हूं तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि बी वाली जो रोप है, बी से R1 को जोड़ने वाली उस पुल्ली को, उसमें टेंशन 2T होगी। आपको यह क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन यहां पर T है तो इसके दो रोप में यहां पर भी T ऊपर होगी, यहां पर भी T ऊपर होगी, तो इस वाले में 2T होनी चाहिए। तो B की टेंशन 2T है, और टेंशन हमेशा इनवर्ट काम करती है। आप देखिए बी के केस में टेंशन ऊपर है, बॉडी नीचे जा रही है, तो टेंशन और वेलोसिटी में हमारे पास एंगल क्या है, 180 डिग्री, राइट। अब ए वाले को आइए, वहां पर टेंशन हमारे पास राइट साइड पे और वेलोसिटी हमारे पास राइट पे जाएगी, उनके बीच का एंगल है 0, बस हमने यही यूज करना है। आइए हमने t इंटू 6 इंटू 180 प्लस t इंटू v इंटू cos 0 इक्वल टू 0। अब cos 180 क्या होता है, -1, आपके पास सीधा v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गई, हमने क्योंकि राइट को पॉजिटिव लिया था। क्लियर? सो दिस इज द वे वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चन। आई होप आपको एक क्वेश्चन ये वाला समझ आया और तीनों मेथड समझ आए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन अलग अलग मेथड से, मतलब तीनों मेथड से करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू, यूज इट, गिव योर फ्रेंड्स टू यूज इट। थैंक यू।